बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं फौजिया यज़दानी। हम दोनों की तरफ से वोट पाकिस्तान के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ा अहम दिन है। कल जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई अहम दिन है, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। ये सफ़र जहाँ हम पहुँचे हैं, हमने आपको मुख्तलिफ़ हलकों के हवाले से भी बताया, मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी, और फिर अवाम के जो तासुरात थे कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से क्या चाहते हैं, उस हवाले से भी बताया। आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियां हैं, और मजमूई तौर पर जो अवाम का तासुर रहा इस पूरे इंतखाबी मुहिम के दौरान और इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जब मुल्क के अंदर इंतखाबात का माहौल है, वो कैसे रहा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो बिल्कुल कमिटेड नज़र आते हैं, पुरअज़्म हैं कि कल इंशाअल्लाह वो जाएंगे और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, और वही जो है वो इंतखाबात के नतीजे में ट्रांसलेट होगी, और फिर हम एक नई मुंतखब हुकूमत की जानिब, एक नए मुंतखब पार्लियामान की जानिब हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का प्रोग्राम, इसलिए कि हम इलेक्शन ईव के ऊपर बैठे हैं और अब तक आके अफवाह साजी की फैक्ट्रियां भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम में ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करनी है, ताकि आपके पास बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो जाए, ताकि सुबह आप सोच विचार के साथ अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट कास्ट कर सकें। शुरू करते हैं इस बात से कि हमारे पास वोटर्स कितने हैं जो कल के दिन, जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो सब अपना वोट पाकिस्तान के लिए कास्ट करेंगे। तो मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,85,87,760 है। मर्द वोटर्स जो हैं वो 6,92,63,704 और ख़वातीन वोटर्स 5,93,22,056 है। आपको पता है इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें बेतहाशा लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी भी हमारे पास तकरीबन 1.1 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग और 1.2 मिलियन जो है वो पोलिंग अमला जो है वही सिर्फ काम कर रहा है। तो ये पोलिंग अमला आखिर कहाँ काम करेगा? ये पोलिंग अमला जनाब काम करेगा 90,675 पोलिंग स्टेशंस पे। मर्दों के इसमें जनाब पोलिंग स्टेशंस हैं 25,320, ख़वातीन के 23,295 और मुल्क में 41,403 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। जब हम मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों के अलहदा-अलहदा बूथ होंगे। मुल्क भर में इन 90,675 पोलिंग स्टेशंस पर 2,76,398 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं, जिसमें से 1,28,846 पोलिंग बूथ ख़वातीन के लिए हैं और 1,47,552 पोलिंग बूथ मर्दों के लिए हैं। और इसके साथ साथ जो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करें। मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कौमी असम्बली की नशस्तों पर 5,121 उम्मीदवार हैं। सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर 12,695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज जब हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे तो हमने बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो EMS के हवाले से बात होती है, उस पर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट्स का किरदार और बाकी जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से, उस पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। हमें मेहमान जो ज्वाइन कर रहे हैं आज, उनका तारुफ पहले आपसे करवा दूँ। जनाब डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब मसूद अख्तर शेरवानी साहब जो कि DG हैं इलेक्शन कमीशन में। मसूद साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर गौरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कि क्या तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ की एक ओवरव्यू बता दें तो उसके बाद फिर हम और एक लाइटर मोड में, क्योंकि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो सर मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि हमने जब अपना ये सफर शुरू किया था तो आप हमारे पहले मेहमान थे। आज हम अपने सफर के आखिरी प्रोग्राम में एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने फिर हमें वक्त दिया। तो पहले तो वो कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन कैसा महसूस कर रहा है? ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत काम है। अब हम मंजिल के करीब हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे है कि आज का दिन ऐसा है कि तमाम रिटर्निंग अफसर, तमाम प्रिजाइडिंग अफसर
पोलिंग स्टेशनों के पे जाने की तैयारी में हैं। साथ ही जो रिटर्निंग अफसर हैं वो इस वक्त जो सामान है, इलेक्शन मटेरियल है या हम पोलिंग बैग का है, तो वो तकसीम कर रहे हैं। ठीक, प्रिजाइडिंग अफसरों को गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो अपनी पोलिंग स्टेशन के मंजिल की तरफ रवान दवा हैं। तो ये इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ने सारा मरला जो है इंतहाई तगो-दो के बाद मुकम्मल किया है। इसमें हम समझते हैं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बड़ा किरदार है। बेशक बेशक। उसकी वजह यह है कि वो डेली सवेरे 9 बजे आके तमाम इलेक्शन कमीशन के अफसरान, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहिबान डेली प्रोग्रेस लेते थे और डेली गाइड भी करते थे। डेली बेसिस पे हमने ये काम मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला का करम है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है। ये हम शाराए दस्तूर से अक्सर रात को भी गुजरते हैं, लेट नाइट भी गुजरते हैं, तो बिल्कुल उस इलेक्शन कमीशन का जो समा है वो वही है, उसमें दिन रात का पता नहीं चल रहा, 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। जबरदस्त। और इसमें सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ ऑफ कोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो लीडरशिप है, मैं तो पर्सनली, चूंकि मैं इलेक्शन के प्रोजेक्ट्स के साथ इतना मैंने पाकिस्तान में काम किया है, तो बहुत डायनामिक है, उसका क्रेडिट तो बनता ही है, मगर पूरे कमीशन को, आप लोगों के और आपके साथ जो टीम्स है, मेरे ख्याल है उसको भी क्रेडिट बहुत बड़ा बनता है कि 2013, 18 और 24 ये नए, हर 5 साल नए चैलेंजेस हैं, नए टाइम्स हैं और आप उसके लिए मौजूद हैं। थोड़ा सर बताइए हमें कि इस वक्त चूंकि इलेक्शन कमीशन सारी इंतज़ामिया को भी ओवरसी कर रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी है और सिक्योरिटी डिप्लॉय भी हो रही है, तो आप ज़रा उस बारे में रोशनी डालिए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं सारी, उनकी प्रेपरेशंस कहीं डस्का तो नहीं हो जाएगा? चीफ सेक्रेटरी फ़ोन उठा लेगा हमारा? सिर्फ उठाएगा नहीं, वो इस वक्त भी उस पर जो हमारे साथ राब्ते में हैं, इस बारे में ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के बारे में इलेक्शन कमीशन में एक से ज़्यादा 2-3 दफ़ा हमने मीटिंग्स की हैं। उसमें सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारे आईजीज़, हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी साहिबान, उन्होंने शिरकत की है। सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। हाँ, अलबत्ता मैं थोड़ा सा ये कर दूँ कि इस दफ़ा ये है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस होगी। ओके, जो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेगी अगर कोई वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला होता है तो। मगर पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी? पोलिंग स्टेशन के बाहर भी होगी और प्रिजाइडिंग अफसर के कहने पे उन्होंने अमल करना है। और मगर सर डेप्यूटेशन उनकी पोलिंग स्टेशन के बाहर ही होगी, मगर प्रिजाइडिंग अफसर के कहने पे वो अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना, वो उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होगी, सेकंड और थर्ड पे फिर हमारी सिविल आर्म फोर्सेज और आर्म फोर्सेज होंगी। ओके, तो ये हमारा ठीक। मसूद साहब आप भी बताइए, 26 करोड़ बैलेट जो है वो बैलेट पेपर छपा है और जाहिर है ये जो तरसील का अमल है ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का अमल है और हमारी जो अवाम है, लोग हैं, वो इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं कि आप उनको बताएं कि ये कैसे मुकम्मल हुआ और इसमें मुश्किलात क्या क्या आईं। जाहिर है इनको पाकिस्तान के कोने कोने तक आपने पहुंचाना था। और सर अब वहाँ एक तो प्रिंटिंग से मेरे ख्याल में शुरू कर लें, क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का भी एक सिलसिला आपको पता है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो भी जारी हो जाता है, छपे नहीं छपे, ज़्यादा छप गए, कम छप गए। और तरसील जो बात की वो तो एक बहुत सिक्योर प्रोसेस है, तो आगे आरओ डीआरओ तक जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे कैसे जाएगा, वापस कैसे आएगा, इस सब पे बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि हमें इलेक्शन कमीशन को इन 13 करोड़ वोटर्स तक उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना है और इस तरह से पहुंचाना है कि जिसका वोट है उसके करीब तरीन पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाए और ऐसा ना हो सुबह वो वोट डालने जाए और उसका नाम या उसके कैंडिडेट्स का, उसके हलके का नाम ना हो। चुनांचे एक इंतहाई नाजुक काम है। फिर इसमें यह है कि जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है इस बैलेट पेपर के बनने के लिए वो पाकिस्तान में उसी तरह से बने जैसा कि इलेक्शन कमीशन के पास उसका कानून उसको करने के लिए कहता है। चुनांचे बेहतरीन जो बेस्ट कागज़ हो सकता है जो कि कमीशन का अप्रूव्ड है, जिसे स्पेशल वाटर मार्क पेपर कहते हैं, वो इस्तेमाल किया गया है। ये वुड पल्प बेस्ड है और इसमें जो ये पाकिस्तान ही में बना है, एक सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड, इसमें एक सरकारी इदारा है जो इसको बनाता है, वहाँ से वो पेपर लेकर सरकार के 3 प्रिंटिंग प्रेसेस को दे दिया जाता है। अब जबकि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके तो रिटर्निंग अफसर एक फॉर्म जारी करता है जिसमें
हल्का वाइज नाम होते हैं, वो नाम प्रिंटिंग प्रेसेस को पहुंच जाते हैं फॉर्म एक 33 फॉर्म के ज़रिए, फॉर्म 33 उसको कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेसेस में काम की तकसीम इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत की है। मिसाल के तौर पर उनकी मशीनों को देखते हुए, उनकी इस्तात को देखते हुए इस्लामाबाद में मौजूद जो पोस्टल फाउंडेशन का प्रिंटिंग प्रेस है उसको 10 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई दे दी, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 7 करोड़ की दे दी, और कराची में नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को 9 करोड़ की दे दी, और ये सारा काम 26 करोड़ का उनको दे दिया गया। प्रिंटिंग प्रेसेस में बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बस एक छपाई का काम करना है, ऐसा नहीं है। हमारी इंतहाई तरबियत याफ्ता टीमें वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में पहुँच जाती हैं। जिस तारीख से काम की अपनी टीमें हर प्रिंटिंग प्रेस में पहुँच जाती हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस काम के लिए ट्रेंड हैं कि जो चीज़ भी प्लेट में जाए, कंपोजिशन में जाए, प्रिंटिंग प्रेस पे जाए, बाइंडिंग पर जाए और पैकिंग के अंदर जाए और बाद में ट्रक में लोड हो, हर स्टेज के ऊपर, हर मरहले के ऊपर, उसके ऊपर हर तरह के चेक्स अप्लाई किए जाते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस अपनी प्लेट बनाएगा, चेक करवाएगा, कंपोज करेगा, चेक करवाएगा, प्रिंट करेगा, चेक करवाएगा, और हर स्टेज से अगर गलती है वापस जाएगी। ये गलती ज़ेर और ज़बर और नुक्ते की चेक की जाती है। ठीक, ये हो नहीं सकता कि किसी का नाम एक हो और उसमें सिर्फ ज़ेर की जगह ज़बर लग जाए और उसको दोबारा प्रिंट ना कराया जाए, वो दोबारा प्रिंट में जाएगा। सो एक्यूरेसी जो लेवल जो है वो बहुत हाई है। इसमें सर मैं थोड़ा सा, अगर जनाब इजाज़त देते हैं तो ऐड कर देता हूँ। जी जी। इसमें सर सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि प्रेस पे हम छोड़ दें, ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनकी हम सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रेस की सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन इनके साथ इनकी सिक्योरिटी भी साथ होती है। साथ ही जब हमने प्रिंट करा लिया, जब हम बुलाते हैं रिटर्निंग अफसर को या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को कि आए जी उसकी डिलीवरी लें बैलेट पेपर की, उस वक्त सिर्फ रिटर्निंग अफसर या DRO का आदमी नहीं होता। ठीक है, उसमें ऐसे है कि DRO का रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिटर्निंग अफसर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, साथ ही पुलिस होती है, साथ ही सिविल आर्म फोर्सेज होती है उनके साथ। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब एक डिप्लॉयमेंट प्लान होता है हमारे पास, सिक्योरिटी प्लान होता है, उसके तहत वो लेके जाते हैं और वो जब वो डिलीवर करते हैं बाकायदा प्रॉपर। मैं भी एक सवाल सर प्लीज, आज तो सारे सवालात इधर ही और आपने जहाँ बात रोकी थी वहीं से वो भी याद रखें। वो अभी रहती है। वो ये है कि एक तरफ तो इतना कैंडर है, आप बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है कि आपने जितना काम किया है बड़ा ज़बरदस्त किया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड कि वो तमाम लोग जो इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान की अगली हुकूमत में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं जब शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, ठीक है, जो कुछ हमने नेगेटिव कैंपेनिंग देखी है इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के बारे में, कि ये तो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड और ये वो, हाउ डू यू फील कि अगर फर्ज कि आप जो भी काम कर रहे हैं ताई ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी पर्पस के साथ कर रहे हैं, एंड देन ये रिएक्शन है उन लोगों की तरफ से जो इस मुल्क को किसी क्लेम ये करते हैं कि वो उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं? देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि आला अदलिया में एक केस आया, वो ये आया कि जनाब इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, जब हमने उन्हें कहा कि ठीक है जी हमें दे दें, आप पूरे सबूत दे दें, और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने ये कहा कि ठीक है जी आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, बैठ जाएं। जब मीटिंग हुई तो सिवाय एक पेपर, एक कागज़ पकड़वा गए कि हाँ जनाब ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अब हुआ ये है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी उन्हीं के हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जनाब तहिया किया हुआ है कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। हर पार्टी को हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया भी और देंगे भी सही। तो ये हम समझते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल इंतजाम किए हुए हैं सर। बाकी तो ये हर बंदे का अपना हक है, वो राइट रखता है कि वो क्रिटिसाइज करे, जो भी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबके साथ एक बाद में बात करेंगे। जी शेरवानी साहब, आप जो बात कर रहे थे, मैं इनकी बात में मुख्तसरन ये ऐड करूंगा कि जो डिवॉस में अभी इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने एजेंडा तय किया कि दुनिया को इस वक्त मसाइल क्या हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला उन्होंने कहा क्लाइमेटिक चेंज है, और दूसरा उन्होंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो ये पाकिस्तान को भी ये मसला है, और बड़े एक ऐसे वक्त पर ये हमारे सामने आ रहा है जिस वक्त बिल्कुल हम कल इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक और अपने तरीके के मुताबिक तमाम उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इन 13 करोड़ लोगों के साथ है, और उनको उनका हक दिलवाने के लिए उसने बैलेट पेपर्स को इस तरह से पहुंचाना है कि उसका हक उसके करीब तरीन उसकी दहलीज पर पहुंच जाए। प्रिंटिंग के अमल का मैंने बताया कि ये हर मरहले के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस और हमारे गए हुए तरबियत याफ्ता लोगों के दरमियान, और ये 24 घंटे काम होता है, शिफ्टों के अंदर पूरी रात और पूरा दिन ये काम होता है, और मौसम की तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। वहाँ ना कोई हीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रिंटिंग हो रही है, पेपर मौजूद है, बड़े इस तरह इन तमाम, और बारिश और सर्दी इसमें से गुजरते हुए इन प्रिंटिंग प्रेसेस ने अपना काम वक्त और शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किया। जैसे ही ये अपने आखिरी मराहिल में पहुँचता है तो जिस पर्टिकुलर स्टेशन का वो स्टोर तैयार हो जाता है उसको बुला लिया जाता है, और तरीका यूं है कि जो दूर से दूर का डिस्ट्रिक्ट है उसको पहले, और जो करीब से करीब, मतलब आप कह रहे हैं बलूचिस्तान फारदर्स्ट है तो वहाँ सबसे पहले उसका किया जाता है। और फिर ये तय कर दिया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठकर कि कौन सा बायर जाएगा, क्योंकि बर्फ वाले इलाके भी हैं, ओपन रोड वाले इलाके भी हैं, हर तरह के, उस तरह से तय कर दिया जाता है। वो अपने रिटर्निंग अफसर, जैसा कि सर ने भी आपको बताया सेक्रेटरी साहब ने, कि वो अपने ट्रक्स लेकर अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाते हैं, और वो गेट के ऊपर अब वो सारा स्टोर जो कि इन लोगों ने चेक कर रखा है कि अब उसको लोड किया जाए, रिटर्निंग अफसर और उसका स्टाफ उसको दोबारा खुलवाकर एक एक चीज को दोबारा चेक करता है। ये जी हैंडिंग ओवर आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ मिलकर एक चीज तैयार कर रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, और वो कितना मुश्किल प्रोडक्ट है कि वो 26 करोड़ और उनके अंदर जिस तरह से कटिंग एंड प्रिंटिंग और बाइंडिंग हो रही है। सर इसमें एक साथ लिंक क्वेश्चन है, आप ऐसा पहले कर लें फिर मैं ऐड कर। नहीं लेकिन अब उसमें आ रहे थे जो शिरवानी साहब ने एक इशारा भी किया डिवोर्स का, मैं चाहूँगा कि आप भी उस पर बात करें, आमिर गौरी साहब भी बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी कि उसने ये कहा था कि जो जिन ममालिक के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं इस साल, उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ है, और इससे माशरों में तकसीम का ख़तरा है बहुत ज़्यादा। जो हम हमेशा से बात करते रहे, खुदा ना करे इलेक्शन वायलेंस में बाज़ों का चीज़ें बदल जाती हैं, ये ख़तरात मौजूद हैं, उसकी तरफ शिरवानी साहब ने भी इशारा किया है। ताहिर साहब पहले आप कमेंट कीजिएगा, फिर आमिर साहब। मेरी राय में ये बहुत बड़ा इस वजह से भी ख़तरा है कि जिन मुल्कों में एक तो ख़वानगी ज़्यादा नहीं और लोग फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और जो असल दुरुस्त मालूमात हैं उस तक वो पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते, और जो चीज़ उनके साथ थ्रू सोशल मीडिया शेयर की जाती है उसी को वो बग़ैर तस्दीक के समझ लेते हैं, और शेयर भी बाज़ औक़ात उनको ऐसे फ़ोरम से की जाती है, यानी जिस सियासी जमात से वो वाबस्ता हैं या कोई ऐसी शख्सियत है तो जिसको क्वेश्चन ही नहीं करते कि ये आम आदमी के मैंने इन्हें भेजी है और इनका मुझ पे ट्रस्ट है। तो ये है कि हम उसका ख़बर का सोर्स चेक करना चाहिए। नंबर एक तो ये है कि वो कहाँ रिपोर्ट हुई, किसी अखबार में, किसी सरकारी इदारे ने उसकी तस्दीक की है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ख़बर नशर भी हुई है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों बना लिए जाते हैं चैनल्स के, अखबारात के, और बीच में वो स्टफ़ डाल दिए। और दूसरी तरफ ये ज़िम्मेदारी सारी हम आवाम पे नहीं छोड़ सकते, जो इदारे हैं उनको भी ज़्यादा बात करनी चाहिए। जब वो बात नहीं करते, अपने लोगों को इत्मीनान में नहीं लेते, तो वो वक्त होता है जब फेक न्यूज़ पनपती है। हमारे यहाँ ये भी चैलेंज है कि हमारी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिव नहीं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो समझती है हम आवाम को जवाब दें। अभी शनवारी साहब ये बता रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो इत्तफाक से कल की अखबार मेरी उससे नज़र से गुजरी जहाँ एक सियासी जमात ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त दी कि सारी जमातों की तरह लियाकत बाग में वो भी जलसा करना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अलाउ नहीं किया। अब ये फेक न्यूज़ नहीं है, अखबार में लगी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस ज़ाब्ता अखलाक पे भी इसको नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्यों कुछ लोगों को रुकावटें हैं दौरान इलेक्शन कैंपेन, तमाम अखबारात में उशाया हो रही हैं चीज़ें आज भी, और उसके ऊपर अब क्या मौक़िफ़ होगा कि ये तो फिर बात है कि कुछ लोग अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में रुकावटें महसूस कर रहे हैं, सियासी जमातें या अफराद हैं। और ये हमने देखा कि हर इलेक्शन में ये होता है। पिछली दफ़ा मसलन मुस्लिम लीग नून ने ये बड़ा कहा था, जब उनके लीडर पाकिस्तान आ रहे थे तो उस रोज़ लाहौर में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी
बड़ा शदीद उन्होंने लोगों को, फिर इसी तरह कुछ लॉज हैं जिस तरह दफ़ा 144 है और जिनका सिलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। इस पे इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नोटिस लेना चाहिए इस पे। तीसरा, ये जो सारा आपने प्रोसेस बताया है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आपको सैल्यूट पेश करना होगा सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, सियासी जमात जिन्होंने ये जदोजहद की है, बगैर तनख्वाह लिए, यहाँ पेपर छीने गए, यहाँ जाली रेफरेंडम हुए, तो इलेक्शन कमीशन तो उनके अंदर एक हिस्सा लेता रहा है, जो उस वक्त के डिक्टेटरों ने, हाकमों ने कहा है वो किया। इसमें जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई, जर्नलिस्टों ने, जिन सियासी जमातों ने जदोजहद की, आज उनका भी हमें तस्करा करना चाहिए। चलें, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। आपने जो नुकात उठाए पूछेंगे यहाँ से भी और फिर आमिर साहब भी उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार रवायात का तसलसल 8 फरवरी के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशियात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन, मैं हूं आपका होस्ट जवाद फैज, मैं हूं जावेद इकबाल, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी, मैं हूं शाजिया खान, मैं हूं आपका होस्ट यासिर रहमान, मैं हूं शहजाद रजा और मैं हूं नताशा हसी, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश खटक। मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजाम। मैं हूँ सदफ अली, हुमा सदफ लाहौर में, मैं हूँ सदरा मलिक, मैं हूँ शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाज़न आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी आमिर गौरी साहब, वही जो सवाल हमने उठाया था और फिर कुछ नुकात ताहिर नहीं मलिक साहब ने भी उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले तो जावेद आपको और फौजिया आपको मुबारकबाद, इस प्रोग्राम का ये स्पेशल आपने प्रोग्राम PTV के लिए पेश किया, और मेरे ख्याल तमाम जो दोस्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में इन 24 दिनों में आते रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की, अपना नॉलेज शेयर किया, बहुत शुक्रिया। और आपको भी, आप भी हमारे साथ ही रहे। चलिए, मतलब मैं अपने आप को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन सही है, ठीक है। असल चीज़ मेरे लिए 2-3 कंसर्न है। एक तो ये है कि देखें, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं ना, आपने भी फिक्र दिया और मुसलसल कोट हो रहा है कि 12,85,85,700 समथिंग। हमें ये पता है कि सारे लोग तो वोट नहीं डालेंगे, इस वजह से कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी एफर्ट करने के बावजूद अगर पाकिस्तान की आप जो पार्टिसिपेशन है वोटर्स की, उसकी हिस्ट्री देख लें तो 71 में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा वोट डले थे, और अगर पिछली दफ़ा भी देखा जाए तो मतलब 51 से हम ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ किया जो रजिस्टर्ड वोटर है, वो तो एक एक्सरसाइज है जो गवर्नमेंट करती है कि तमाम वो लोग जो इस उम्र के हैं, जो 18 साल से बड़े हैं, जिनको वोट डालना चाहिए, अगर उनकी आधी तादाद वोट नहीं डालती तो उसकी क्या वजूहात है? ये कितना इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि क्या हम भी उसमें एक रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरह कल भी आपके प्रोग्राम के अंदर एक जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि जो मीडिया है, अगर फ़र्ज़ किया वो केयरफुल नहीं है इन दी चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि अगर वो कह रहा हो कि इतने जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास हो गए हैं और इतने इंतहाई हसास हो गए, तो जो कमज़ोर दिल के लोग हैं उन्होंने कहा यार फिर असी तो नहीं जाते थे उत्थे, पता नहीं की हो जाना है, ठीक है ना। और चूंकि पहले होता रहा है बिल्कुल बहुत सारा, मैं सिर्फ देखे ना पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने यहाँ देखा है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग हैं और जो जिन पार्टीज़ को उम्मीद है कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे, उनके जो कारकुन हैं, द वे दे वर ड्राइविंग अराउंड इन पावर्ड कारों के दरमियान, और जो जिस बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी से वो अभी से, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि एज ए मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए कि जमहूरियत होती क्या है।
और रियासत को ये बताना चाहिए कि देखें रियासत जो है ना, मेरे ख्याल में, हो सकता है आप एग्री ना करें, रियासत जो है ना वो वो जमहूरी नहीं होती। रियासत को डिक्टेटोरियल होना चाहिए, क्योंकि उसमें कानून की जो है वो एप्लीकेशन करवानी है। मुआशरे को जो है जमहूरी होना चाहिए। हमारे यहाँ मुआशरा जो है वो दूसरे लोगों को इजाजत नहीं दे रहा। दैट्स अ बैलेंस। हम इवॉल्विंग डेमोक्रेसी हैं, 5th लार्जेस्ट रजिस्टर्ड वोटर से डेमोक्रेसी तो बन गई, मगर अगर रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे डेमोक्रेटिक सोच पनपेगी? आई विश फौजिया मैं आपसे एग्री कर सकता। मेरा ख्याल है हम रिवॉल्विंग डेमोक्रेसी ठीक है ना। अगर हम इवॉल्व कर रहे होते ना तो जितने इलेक्शंस हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। यानी अभी तक हम अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और लीडर्स की तरफ से देखें ना, अगर वो लोग जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो लोग जो मतलब अमेरिका से पढ़े हुए हैं, ये अगर फ़र्ज़ किया इनका बिहेवियर ये होगा तो जो मिसाल वो कायम कर रहे हैं ना अपने फॉलोअर्स के लिए, जो बेचारे स्कूल नहीं गए, ठीक है ना, तो दैट इज़ वाई मेरा ये ख्याल है कि जो सफ़र है, लेकिन हमें इससे बेपनाह उम्मीद है और आप लोगों का बेपनाह शुक्रिया। और इस वजह से कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बावजूद इसके कि हमारे पे जो भी इल्ज़ाम लगे मीडिया में कि हम जो है वो कभी इसकी साइड ले रहे हैं उसकी साइड, कि ये इलेक्शन होने जा रहा है। और दुख की बात यह है कि इस इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारान जो हैं या ख्वाहिशमंद, वो ये कहते रहे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको डिले कर दें, इसको ये है वो है, ये रवैये बदलने चाहिए। मेरे ख्याल में ये आवाज बहुत सारा जो है प्रोपेगेंडा भी होता रहा कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, और अब इलेक्शन हो रहे हैं और सूरत में इस सारे में मतलब क्रेडिट तो ऑफ कोर्स हम इलेक्शन कमीशन जो है वो कई दफ़ा मुझे लगता है कि वो एक पंचिंग बैग है जिसको पंच ज़्यादा किया जाता है, क्रेडिट कम दिया जाता है। मगर हम अपने प्रोग्राम्स में एटलीस्ट हम क्लेम कर सकते हैं कि हम 15 जनवरी से जब से हमने बात शुरू की, हमने कोशिश की कि हर रोज़ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, जो गलत फहमियाँ फैली हों, हम उन मिथ्स को डिस्बंक करें। सर ये जो सारी बातें इस तरफ से हुई, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि उस दिन पोलिंग का अमला कैसे बिहेव करेगा, तो ज़रा उसके बारे में बताइए। कितना पोलिंग का अमला है, पोलिंग स्टेशन बनेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बड़ी, 2 लोगों की बहुत क्रिटिकल अहमियत होगी। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की फॉर्म 45 को लेके, क्योंकि फॉर्म 45 एक हवा बना दिया गया है, और दूसरा फिर DRO का फॉर्म 46, 47 को लेके, और फिर उसके दरमियान EMS हम सर से पूछ लेंगे। ऐसे है कि अगर हम देखें तो जो प्रिजाइडिंग अफसर का रोल है वो इंतहाई आम है। प्रिजाइडिंग अफसर भी, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी, पोलिंग अफसर तो ज़ाहिर है उसने इलेक्टोरल रोल में उसका नाम चेक करना है और साथ ही उसका अनमेट स्याही लगानी है और आगे भेज देना है। लेकिन 2 जो हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा कंट्रोल उसी का है, उसने पीसफुल कंडक्ट उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लिहाजा वो जो है ना वहाँ पे पाबंद है कि पीसफुल कंडक्ट हो। उसके साथ साथ जब वो तमाम जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनकी मौजूदगी में रिज़ल्ट बना देता है, तो अब उसकी सैंक्टिटी या उसकी हम शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया है कि बजाय इसके कि ये कैंडिडेट्स कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने धांधली कर दी है, ये फार्म चेंज हो गया है। अब फार्म 45 एक तो ये है कि जो उसमें पहले होता था उसमें कैंडिडेट्स के नाम नहीं होते थे, ये कहते थे कि जनाब 2 कैंडिडेट्स के नाम लिखे गए हैं, बाकी उनके नाम ही नहीं है। अब हमने प्रिंट उसको कर दिया है, प्री प्रिंटेड फार्म है। साथ ही उसी फार्म में हमने जो जितने भी हमारे एजेंट होंगे, पोलिंग एजेंट, उनके दस्तखत भी बना दिए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये इंतहाई तक हमने अच्छा काम किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसका सर जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि इस बारे में बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले ये होता था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से उसके पास इलेक्शन वाले दिन मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, जिसके और अब भी है, जिसके हुक्म के ऊपर वो सिक्योरिटी को अंदर बुला सकता है, कोई हुल्लड़बाजी करे तो उसको सजा दिलवा सकता है। तो इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो फॉर्म 45 की गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। अगर किसी हल्के में 30 से ऊपर हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि इस्लामाबाद के ये एक हल्के में 44 कैंडिडेट है, तो उसको वो हाथ से लिखना पड़ता था। अब वो डिजिटाइज्ड फॉर्म है, फॉर्म ए, और उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ये है कि वही फॉर्म 33 है, वो बैलेट पे गया, वो पहले से लिखा, उसकी एफर्ट कम हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत की जगह भी अब मखसूस की गई है। सर एक चीज़ जिसके ऊपर से आपकी बहुत थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट। इलेक्शन एजेंट क्या होता है, पोलिंग एजेंट क्या होता है, और दोनों के काम क्या होते हैं, तो ज़रा वाजे कीजिए। बिल्कुल, जो
पहले आपने कहा कि रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर दो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं। तो मैंने जो अपनी गुफ्तगू की और जिसमें मैंने ये बताया कि बैलेट पेपर्स जो है उसकी तरसील कर दी जाती है, तो जब DRO का और RO का नुमाइंदा आता है तो वो लेकर चला जाता है, तो यहाँ कहीं मेरी गुफ्तगू में आपको प्रिजाइडिंग अफसर का नाम नहीं मिला। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, रिटर्निंग अफसरों का काम है कि वो यहाँ से गए हुए मटीरियल यानी प्रिंटिंग प्रेसेस से गए हुए मटीरियल एक सिक्योर तरीके से जब उनके पास पहुँचे तो उनकी बाकायदा हिफाजत करें। ये जो गुजरा हुआ दिन कल ठीक है और आज का दिन जो कि जिसके बाद अब इलेक्शन होने जा रहा है, इन 2 दिनों के अंदर वो उनकी बल्क ब्रेकिंग करते हैं और उनकी बिल्कुल उनको उनमें से जो इतने बड़े बड़े बैलेट पेपर्स आए हुए होते हैं उनको अलग अलग करके अब उनको उन थैलों में डालना है जो अब लफ्ज़ आ रहा है प्रिजाइडिंग अफसर के पास। तो प्रिजाइडिंग अफसर वो अपने 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 पोलिंग स्टेशन का अपना अपना प्रिजाइडिंग अफसर है, वो आकर अपना अपना थैला ले जाएगा। अब वो रिटर्निंग अफसर से लेकर और अपने उसमें चला गया स्टेशन के ऊपर, अब वो उसका जिम्मेदार है। ठीक है। प्रिजाइडिंग अफसर को आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक उसे ये अपनी चीज़ें मिल गई, अब वो लेके चला गया। ठीक है। रिटर्निंग अफसर अब दूर से बैठकर उसको मॉनिटरिंग ज़रूर करेगा, लेकिन अब उस पर्टिकुलर इलाके के जितने भी वोटर्स हैं अब उसके पास है। इलेक्शन एजेंट और मैं बता देता हूँ। ऐसे है कि पोलिंग एजेंट की रिस्पांसिबिलिटी, या हम पोलिंग एजेंट का कहें तो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पे होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने कैंडिडेट को। बिल्कुल। हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट का हर बूथ पे एक पोलिंग एजेंट हर कैंडिडेट बिठाने का अब उसके पास अख्तियार है। ये और बात है कि उसके पास अगर नहीं है तो वो इलेक्शन प्रोसेस तो नहीं रोक सकता, बिल्कुल, लेकिन उसके पास अख्तियार है कि हर बूथ पे वो अपना एक पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है। ठीक है। और वो बैठे होते हैं। ठीक है। ठीक। इसके साथ साथ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पहले तो एक इलेक्शन एजेंट होता था, अब ये अमेंडमेंट्स जो रिसेंटली हुई हैं इसमें अब उन्होंने ये कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 इलेक्शन एजेंट भी वो मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन एजेंट के पास सारे इख्तियारात हैं, वो उनको पोलिंग स्टेशन को विजिट भी कर सकता है, जब उसकी पोलिंग स्टेशनों पे काउंटिंग हो रही है उस वक्त भी अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। साथ ही कंसोलिडेशन के वक्त भी, ठीक है, टेबुलेशन कंसोलिडेशन रिजल्ट्स की उस वक्त भी वो रिटर्निंग अफसर के साथ बैठ के उसको ऑब्जर्व कर सकता है और उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। मसूद साहब, EMS के हवाले से ज़ाहिर है आपने पहले भी आपका शुक्रिया, आपने पहले भी बताया और अभी भी दोबारा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि कितना प्रोटेक्टेड सिस्टम है कि हम गुज़श्ता इंतखाबात की तरह दोबारा से उस सूरत हाल का शिकार ना हो। तो उस हवाले से भी जावेद आप इजाज़त दें तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी। सर मतलब जो आपने बात की ना, हर पोलिंग स्टेशन के हर पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट होगा किसी का। अब चूंकि इस बारे में डिसइंफॉर्मेशन बहुत चल रही है, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा और आपसे एलैबोरेशन चाह रही हूँ। किसी जगह पर किसी पोलिंग स्टेशन पे या किसी पोलिंग बूथ पे मैं कैंडिडेट, मेरा पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं। पोलिंग एजेंट भी नाज़रीन आपके उसके लिए बता दें कि इलेक्शन एजेंट जो है वो DRO और RO के ऑफिस में होता है और वो फिर बताता है, जो उसका नाम दिया होता है DRO के पास और RO के पास, वो कहता है कि ये मैंने 1 से लेकर 10 या जितने भी हो पोलिंग एजेंट जो है वो नॉमिनेट किए हैं, वो लिखा हुआ चीज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लेके जाएगा और बताएगा मैं हूँ जो नामजद किया गया हूँ। तो सर अगर मैंने किसी को नामजद ही नहीं किया, नंबर 1 बात, और उसके बाद में मैं ये रौला डाल दूँ कि मेरा तो बंदा था, आपने उसका साइन नहीं लिया, नंबर 1, या कई दफ़ा ये होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे आपको वोट ना पड़े हो, आप देखें ना 44 कैंडिडेट हैं तो वो चला जाते हैं लोग, अब वो चले भी गए तो भी उसका सिग्नेचर नहीं होगा, तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। इसमें ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि जो होगा अपना पोलिंग एजेंट अपनी अथॉरिटी लेके वो जाएगा प्रिजाइडिंग अफसर के पास। जो इलेक्शन एजेंट है उसकी अथॉरिटी आएगी रिटर्निंग अफसर के पास। ठीक, अब जहाँ तक ताल्लुक है कि 60 कैंडिडेट हैं, 50 कैंडिडेट हैं, मैंने तो ऐसा इलेक्शन भी कराया जिसमें 54 कैंडिडेट्स थे। अच्छा। तो अब ये कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो बाज़ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके पास अवेलेबल ही नहीं होते पोलिंग एजेंट, और बाज़ वो भी होते हैं मैम जब वो देखते हैं कि हम लूज़ कर रहे हैं, जब रिजल्ट आता है लूज़ कर रहे हैं तो वो उठ के चले जाते हैं। ठीक है, तो जो अवेलेबल होंगे तो वो तो ज़ाहिर दस्तखत करेंगे, फिर वो रोला डालने वाले वही होते हैं जो लूजिंग कैंडिडेट्स होते हैं या मतलब जिनको वोट नहीं मिलते, वो फिर शोर मचाते हैं कि जनाब ये हो गया है वो हो गया है। इसी वजह से हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कि जनाब जो भी
वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, अपना पोलिंग एजेंट वो दस्तखत करेगा। जी शेरवानी साहब, EMS कितना महफूज है? जी, बदलते हुए हालात के साथ हर इदारे को नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना होता है। अब एक निज़ाम हमेशा से मौजूद है कि प्रिजाइडिंग अफसर के पास रिज़ल्ट बनना है और उसको आरओ के पास जाना है और आरओ ने उसे कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को देना है। ये एक रिवायत जिसे लेगेसी बेस्ड सिस्टम कहते हैं हमेशा से मौजूद था और हर इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। इलेक्शन कमीशन के लिए यकीनन पिछली मरतबा भी, पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी ज़रूरी था कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक्वायर करें। उनको एक्वायर करते हुए पिछली मरतबा उन्होंने जो कोशिश की उसको मज़ीद इम्प्रूव अपॉन किया गया है। इस मरतबा एक EMS सॉफ्टवेयर बेस्ड इलेक्शन कमीशन का तैयार करदा एक निज़ाम है जिसके तहत इसी लेगेसी के अमल को इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है। ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, हर लिहाज से इस तरह से सिक्योर है कि इसकी कनेक्टिविटी को इंश्योर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत ही सिक्योर के हवाले से आपने चूँकि स्पेसिफिक सवाल किया, ये ऑनलाइन ज़रूर चलेगा लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ऑफलाइन भी चलेगा। हाँ, ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मजे की बात ये है तक ये बड़ी वो इंटरनेट और बात करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। इसकी 3 मॉक एक्सरसाइजेस की हैं इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही, और कुछ अर्सा पहले भी की थी और अब इन दिनों में ये जो आखिरी हफ्ता जिसमें चल रहा है इसके अंदर 2 मॉक एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें तमाम आरओज़ उन सबको इसमें शामिल किया गया है और हमारे जितने फील्ड ऑफिस हैं सब ऑनलाइन उसके अंदर मौजूद थे और उनको खुली इजाज़त दी गई कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करें उस सिस्टम को ताकि इम्प्रूव किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों मॉक एक्सरसाइजेस जो इस हफ्ते की गई दोनों कामयाब रही हैं। अच्छा, और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड, कंप्लेंट या कोई मसला नहीं आया? ठीक, कोई मसला नहीं आया। हम वी आर टोटली कंप्लीटली सर ऐसे है कि इस सिस्टम का मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करना है प्रिजाइडिंग अफसर को, ठीक है, और रिटर्निंग अफसर को। जैसे मसूद साहब ने बताया कि ऑनलाइन चलेगा ये सिस्टम, ऑनलाइन नहीं होगा तो ऑफलाइन चलेगा। ऑफलाइन काम नहीं करता तो हमने ये इजाज़त दी है कि आप एक्सेल शीट पे काम कर लें। एक्सेल शीट का भी अगर मसला है तो प्रिजाइडिंग अफसर को हमने कहा है कि जनाब फौरी तौर पे आप रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाएं। तो हमने हर मतलब स्टेप पे ये इंश्योर किया है कि जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितना जल्दी हम रिजल्ट दे सकते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट दें। तो सर इसमें जो बातें हमें अमूमी पे बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आज सोशल मीडिया फैक्ट चेकर बनी हुई हूँ, साथ साथ के एक पार्टी ने सारे कंप्यूटर इलेक्शन कमीशन के हैक कर लिए हैं। तो फिजिकल तो मौजूद है, फिजिकल तो बंदा आ रहा है, सारा कुछ हम कहते हैं कि जो भी मतलब एलिगेशन आना है आ जाए, लेकिन फिजिकल जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे एजेंट्स भी मौजूद हैं, सारा कुछ। जब वो रिजल्ट कंपाइल हो रहा है पोलिंग स्टेशन पे, वो बाहर लगा रहा है, उसकी पिक्चर लें। रिटर्निंग अफसर कंपाइल कर रहा है तो उसका प्रोग्रेसिव भी आ रहा है, साथ साथ वहाँ पे एजेंट भी बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन सिटी में आ रहा है तो वो रिजल्ट भी मौजूद है। ये वही बात है जो आबिर गौरी साहब आप भी कह रहे थे कि हमारे तो बाज पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि कंप्यूटर हैक हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और वो फिर जो है असर करेगा नताइज पे। मेरे ख्याल उसमें 2 एलिमेंट हैं। एक तो ये है कि चूंकि जो फेक न्यूज़ है इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ फॉलोअर्स, और चूंकि अब ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के ये मोनेटाइज्ड हैं तो उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो झूठ है उससे चूंकि उनकी कमाई हो रही है और हमारा एक नेशनल जो है कैरेक्टर बन चुका है कि पैसा जिस तरह भी आ रहा है वो हलाल है, ठीक है ना, उसके बारे में जो बाकी लोगों ने फतवे देने, लेकिन बाज़ लोग जो वो शरारतें भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से कि देखें जो कुछ भी हुआ है बाज़ कैरेक्टर्स के साथ, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उसमें कहीं ना कहीं उनका कसूर होगा, लेकिन एक तो वो मानने को तैयार नहीं है, और दूसरा वो चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्वेश्चनेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हुए ऑब्जर्वर्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एक वर्ड जो है ना वो यहाँ पर एट टाइम्स गवर्नमेंट को रैटल कर देता है कि भाई हमने इंतहाई ऑनेस्टी के साथ जो है सारी चीज़ें डिलीवर की हैं, लेकिन लिखा कि नहीं कुछ शकूक व शुबहात हैं, और चूँकि ये और सोशल मीडिया ये मतलब उसकी चूँकि वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है ना, तो वो जो नंबर्स हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कल जिस वक्त ये सारा कुछ इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, जैसे मैं पिछली दफ़ा भी कहा पिछले सवाल के जवाब में भी, कि द मोमेंट दिस इलेक्शन इज़ डन एंड डस्टेड, आई एम सॉरी, तो वो ये चीज़ें जो हैं इनको भी सुकून आ जाएगा लोगों का। इस वक्त तो जो है ना वो
चूँकि बाज़ लोग जो हैं वो खुद ब खुद ही डरे हुए हैं कि शायद उनको उठा लिया जाएगा या फलानों को उठा लिया गया, एक दूसरे के बारे में बातें फैला रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो है वो उसमें चस्का जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन उनका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रोसेस के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करना है। ठीक है, अब ये इस पे हम तैरने मलिक साहब का भी पॉइंट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।